हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आज आइए देखिए, ल्हासा की ओर हम एक पाठ पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि अब हम घर बैठे घूमते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और हमारी यात्रा जो चल रही थी वो चल रही थी तिब्बत की पहाड़ियों की तरफ। और मैंने आपसे कहा था कि एक पार्ट में हम कुछ पार्ट को पढ़ेंगे, थोड़े से पार्ट को लेंगे और उसके बाद में हम पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि इंतजार लंबा नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी मैं उपस्थित हो जाऊंगी। तो मुझे नहीं लगता इंतजार लंबा हुआ है। तो और यहाँ देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, पार्ट 2 ल्हासा की ओर। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार थोड़े से टाइम में ही हम उसकी समरी कर लेते, इतना हमने पढ़ा था। हम सभी पढ़ रहे थे कि तिब्बत के किस रास्ते पर, मुख्य रास्ते से, नेपाल से तिब्बत के मुख्य रास्ते पर, जहां पर पहले व्यापार भी होता था, सैनिक टुकड़ी भी जाती थी। चीनी किले की बात हुई थी कि वहां पर एक चीनी किला था, जहां पर एक किला था जहां चीनी पलटन ठहरती थी। लेकिन धीरे धीरे वो किला भी नष्ट होने लगा। लेकिन अभी भी वहां पर यदि किसान बंधु रुके हुए हैं तो कुछ आबादी वहां पर है। फिर एक जगह की बात की थी, थोंगला की, ठीक, डाणे थोंगला की बात की थी, जो कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर था, जहां पहुंचना कठिन था क्योंकि वहां पर जो नदियों का मोड़ था और जो पहाड़ों के कॉर्नर थे वो बहुत ही कठिन थे, टफ थे। उस तरफ कौन खड़ा है या कौन आ रहा है पता नहीं चलता था, जिस कारण से वहां पर डाकुओं की प्रवृत्ति बहुत ही भयंकर थी, क्योंकि डाकुओं के लिए वहां किसी प्रकार का नियम नहीं था। वो जो राहगीर थे, राह चलते लोग थे, उनको मारकर फिर उनसे जो भी उनके पास सामान था उनसे लूट पाट कर लेते थे। चूंकि वो भिकमंगे के वेश में थे हमारे लेखक जी, इसलिए उनको इस बात का डर नहीं था। लेकिन वहां पर वो कुची कुची करके दया की भीख मांगने लगते थे, उनसे पैसा मांगने थे। दया दया, कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। तो वो बता रहे हैं कि वहां की जो कानूनी व्यवस्था थी वो तिब्बत के गांव की तरफ तो थी, लेकिन निर्जन स्थानों पर कोई व्यवस्था नहीं थी। वो ऐसे बंदूक और पिस्तौल लेते थे जैसे कि हाथ में डंडा लिए हुए हो। फिर उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था बताई थी जो कि बहुत अच्छी थी, कि वहां पर पर्दा प्रथा नहीं था, छुआछूत का नहीं था, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रथा नहीं थी, और जाति पाति की भी कोई प्रथा नहीं थी। अपरिचित व्यक्ति को भी घर में सम्मान के साथ अंदर आने देते थे। और यहाँ तक कि अपरिचित व्यक्ति अपने पसंद की चाय भी किचन तक जाकर बना सकते थे। ये वहां की सामाजिक व्यवस्था थी। कानूनी व्यवस्था जरूर अच्छी नहीं थी, क्योंकि लोगों के मार काट, कौन मरा, निर्जन स्थानों पर क्या हुआ, ये किसी को भी पता नहीं चलता था। तो हम यहाँ तक, वो समुद्र तल से वो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर थे, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। और इसके बाद से हमारा जो पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है वो अब मैं यहाँ पर आप करूंगी। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर है कि उत्तर की, उन्होंने बता दिया था कि जो बर्फीले पहाड़ है, कुछ तरफ तो बर्फ है, किसी और बर्फ नहीं है, हरियाली भी नहीं है। तो उत्तर की तरफ बर्फ बहुत कम थी, चोटियां बहुत कम, बर्फ वाली चोटियां दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर, ढाणे के सर्वोच्च स्थान पर जो था वो देवता का स्थान था। वहां के जो देव थे, इष्ट थे, उनका स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। जो देव स्थान था ठाणे के ऊपर सबसे ऊपरी भाग पर, वो देव स्थान था, उसको पत्थरों से सजाया था, जानवरों के सींगों से और कुछ झंडियों से वो स्थान सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। जब हम एक तरफ चढ़ जाते हैं और हमें फिर उसके अपोजिट साइड यदि जाना हो तो फिर हमें उतरना पड़ता है। तो ढलान की तरफ थे। चढ़ाई तो बहुत कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन जो उतरने वाला भाग था, उतराई, वो बिल्कुल आसान थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा और मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। वो उन्होंने बता दिया कि मेरे साथ और भी लोग चल रहे थे, लेकिन देखिए चढ़ाई में पैर मजबूत रखने पड़ते हैं। लेकिन आपने देखा जब हम उतरते हैं ढलान की तरफ तो पैरों में लचक होती, तो जानवर भी जब उतरते हैं तो वो अपने पैरों को बड़ा संभाल के उतरते हैं कि लचक ना जाए। तो इनका घोड़ा भी धीरे धीरे उतर रहा था, पर लेखक के अंदर की मानवता तो होगी, चलो ये मानवों के लिए, लेकिन जानवरों के प्रति भी उनके अंदर दया का भाव था। वो कह रहे हैं कि मैं वहां पर अपने घोड़े को मारना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर अभी क्या है, देव स्थान की बात की गई, तो यहाँ तो प्रश्न बन सकता है कि वहां का देव स्थान किस प्रकार का था या किस तरह सजा हुआ था। तो 2 पंक्तियों में आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में हो जाएगा। आगे का है, धीरे धीरे भाई पिछड़ गया। अब अपने घोड़े की बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे चला तो बाकी लोग आगे बढ़ गए, लेकिन ये पीछे हो गए। मैं दौन वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इतना धीरे चल रहा था। जब मैं जोर देने लगा तो वह और भी सुस्त पड़ गया। जब ये जोर देने लगे तो और उसके पैर ना चले।
एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। दो रास्ते फूटना मतलब दो राह, चौराहा होता है ना, चार रास्ते होते हैं, तिराहा होता है तीन रास्ते, एक जगह से दो रास्ते जा रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। वो बाएं तरफ का रास्ता उन्होंने लिया, लेफ्ट हैंड का, और वो कहाँ चले गए, मील 2 मील आगे बढ़ते गए। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, ये गलत तरफ मुड़ गए। उन दाहिने तरफ मुड़ते तो लंकोर पहुंच जाते। फिर मैं लौटा और उसी को उस जो दाहिना रास्ता था उसको पकड़ लिया, राइट हैंड का। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए, सुमति पहले पहुंच गए थे। 4-5 बजे के करीब जब गांव के आसपास ये पहुंच गए तो उनको वहां पर सुमति इंतजार करते हुए मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ से प्रश्न बन पाए। तो आगे देखते हैं। अब हम तिंगी के, जहां सुमति इंतजार कर रहे थे, तो अब वो कह रहे हैं कि अब हम तिंगी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। चारों तरफ पहाड़ और बीच में मैदान, तो कह रहा टापू के जैसा लग रहा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई दे रही थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। जो पहाड़ों के साथ जो छोटी सी एक घाटी दिखाई दे रही है, पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर, मैदानों के भीतर जो छोटी सी पहाड़ी दिख रही है वही है समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, यजमान जानने पहचानने वाले कितने ही थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। मतलब बता रहे हैं कि जो उन्होंने बत्तियों से जो बनाया हुआ था, वो जिसको उन्होंने यहाँ पर गंडा नाम बोला हुआ है, तो कुछ ऐसी मसाल की तरह बनाया। तो कह रहे हैं कि वो वहाँ से जो लाए हुए कपड़े थे उससे वो बनाया हुआ था, और वो समाधि के आसपास वो जाने वाले थे, तो वो बोध गया से लाए हुए कपड़ों का बना हुआ था, ऐसा वो कह रहे। लेकिन हम ये कह सकते हैं यहाँ से प्रश्न जो बनेगा कि तिंगरी की समाधि गिरी कहाँ पर थी, तो हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी पहाड़ी जो मैदान के भीतर दिखाई पड़ रही थी वही समाधि गिरी थी। वह अपने यजमानों के पास, अब चूंकि सुमति के यहाँ भी जान पहचान वाले, तो सुमति जाना चाहते थे मिलने के लिए। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं सुमति से कहता हूँ जाके मिल लो, तो अपने जान पहचान वालों से मिलेंगे तो इन्हें 6 दिन तो लग ही जाने हैं। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। वो कह रहे कि देखिए यहीं पर जाकर आप लोगों से मिल लो, वो झंडियां आप दे दो मिलते समय, लेकिन यहाँ वहाँ मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लिहाजा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया कि ठीक है, नहीं जाते हैं। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना मुश्किल हो रहा था। वो सुबह सुबह नहीं निकले, थोड़ा तेज धूप हो गई, 10-11 बजे धूप तेज लगने लगी, तो वो बड़ा पछता रहे थे कि यहाँ से हम पहले ही निकल जाते तो अच्छा होता। तिब्बत की धूप बहुत ही कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से यदि सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो सकती है। यदि मुंह पर कपड़ा बांध लिया जाए या ढक लिया जाए तो तिब्बत की गर्मी खत्म हो सकती है, और यदि ना ढका जाए तो बाकी बहुत तेज है। वो कह रहे हैं आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट मतलब माथा, ललाट धूप से जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। आगे तो तेज धूप लग रही है, लेकिन चूंकि पहाड़ियां वहां पर बर्फबारी है तो पीछे तो ठंडक लग रही है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। अब चलना तो था ही, निकल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचय तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब सुमति ने कहा यार ये मिलने तो दे नहीं रहे हैं, एक काम करते हैं, मिलने के बहाने दूसरे रास्ते से ले जाते तो वहाँ हम अपने पहचान वालों से मिल लेंगे। तो सुमति ने क्या कहा कि अब शेखर विहार की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम रास्ता पकड़ेंगे, तो वहाँ से वो अपने जो परिचित लोग थे उनसे भी मिल लेंगे। अब आगे, तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे मोटे जागीरदारों में बटी हुई थी। जमीन थी, उसके जागीरदार थे, ये एरिया इतने इनके हिस्से में, वो एरिया उनके हिस्से में। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में था। जो मठ थे, बुद्धों के जो मठ बने हुए थे उनके हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी करता था। जो एरिया जिनका निश्चित था, जो उनकी खेती, जो जमीन थी उस पर वो खेती बाड़ी किया करते थे।
जिसके लिए जो मजदूर थे वो बेगार में मिल जाते थे, क्योंकि वहाँ पर गरीबी भी है, मतलब लोग भी इस तरीके के उन्हें मिल जाते थे, तो बेगार में मिल जाते। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, बौद्ध भिक्षु जो होते थे उनमें से एक भिक्षु जाता था जो कि वहाँ की जमीन देखा करता था। जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था, जो वहाँ का जागीरदार होता था वो लोगों के लिए बड़ा राजा माना जाता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे, जो वहाँ पर भिक्षु देखने आते थे खेतीबाड़ी को, वो बड़े ही भद्र पुरुष मतलब अच्छे जान पड़ते थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं, बन सकता है प्रश्न कि वहाँ की जो जमीन थी वो किन भागों में बटी हुई थी। ज़्यादातर जमीन किसके हिस्से में थी, तो मठों के हिस्से में थी। जमीन को देखरेख करने वाले कौन थे, तो भिक्षु थे, ठीक है। और मजदूर कैसे, तो मजदूर आसानी से मिल जाया करते थे। वह बहुत प्रेम से मिले, जो वहाँ के भिक्षु थे वो बड़े प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध के वचनों के अनुवाद की वहाँ पर किताबें थी कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी गई थी। वहाँ पर जो बुद्ध की किताबें थी वो पोथियाँ थी, वो पोथियाँ कितनी थी, तो वो पोथियाँ थी 103 पोथियां हाथ की लिखी हुई जिसमें बुद्ध के वचन का अनुवाद था। मेरा आसन भी वहीं लगा। अब वो कह रहा कि वो अपने मित्रों से मिलने तो गए, लेकिन मैंने अपना आसन कहाँ लगा लिया कि मुझे वो हस्तलिखित पोथियां पढ़नी थी, और वो कितनी थी, 103 थी। तो वह बन सकता है कि बुद्ध हस्तलिखित पोथियां कितनी थी बुद्ध के वचनों की, 103। वह मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। कागज मोटा था जिस पर वो पोथी है, वो पोथी का जो कागज था मोटा था। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी, वजन था उसका 15-15 सेर। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा कि हम जाएं, तो चूंकि वो पढ़ने में इतने मग्न थे कि उन्होंने कह भी दिया, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब पुस्तकों में खोया था, इसलिए मैंने जाने के लिए कह दिया कि ठीक है तुम जाओ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन मैं उसी दिन दोपहर में लौट आए। सुमति तिंगी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया, भिक्षु नमसे से विदाई ली और चल पड़े। अब चूंकि लेखक को पोथियां पढ़नी थी तो उन्हें लगा इनको 2-3 दिन लगेंगे सुमति को, लेकिन वो तो सुमति मिलकर दोपहर में वापस आ गए। तो अब इन्होंने कहा कि ठीक है हम आगे बढ़ देते हैं। तो वहां के भिक्षुओं से विदा लेकर ये आगे की तरफ चल पड़े। अब देखिए आगे की तरफ चले तो क्या हुआ, इसका वर्णन इस पाठ में नहीं है। पाठ यहाँ पर आपका समाप्त हो गया पढ़ना। तो यहाँ पर आगे क्या बढ़े, कैसे बढ़े, कहाँ गए, वो यहाँ पर लेखक ने वर्णन नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। तो पाठ में आए शब्दों के अर्थ देखिए। ठाणा मतलब होती है ऊंची जमीन, थोंगला मतलब तिब्बती सीमा का एक स्थान, भीटे मतलब टीले के आकार का ऊंचा सा स्थान, कंडे यहाँ पर है गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर वो कंडे ही थे जो किससे बने हुए थे, तो वो सत्तू, यहाँ पर भुने हुए अन्न को, चने को व आटा को यहाँ पर सत्तू का नाम दिया गया। थुक्पा सत्तू या चावल के साथ, मूली हंडी मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। गंडा जिसकी बात, वो कपड़ों की सी बात हो रही थी। मंत्र पढ़कर जो गांठ लगाया जाता है, हम कहना मसाल की तरह बन जाता है, तो गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चिरी मतलब फाड़ी हुई। भरिया मतलब होता है भार वाहक, किसी भरिये को ढूंढ रहे थे अर्थात बोझ ढोने वाले को। सुमति लेखक की यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोजंग शेख था, और इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। तो यहाँ पर पाठ आपका पूरा समाप्त हुआ। आपने पूरा पाठ पढ़ा। पूरे पाठ पढ़ने से ये आसानी आपको होगी कि पाठ के प्रश्नोत्तर आपको बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। यदि पाठ में संबंधित कठिन शब्द आए जिनके शब्दार्थ बता दिए हैं, और कुछ ऐसे भी यदि व्याकरण का कुछ आ जाता है तब भी आप बता पाएंगे, क्योंकि पाठ जब हम पूरा पढ़ लेते तो हमें मालूम होता है कहाँ विशेषण कहाँ विशेष लगा है। और यदि पाठ के अंतर्गत व्याकरण आ रही है अभ्यास में तो पर आप सोचिए, लेकिन यदि नहीं आ रही है तो फिर आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंतर्गत अभ्यास क्या होगा या फिर कोई ग्रामर क्या होगी। ग्रामर का जो भी भाग होगा वो तो आपको समय समय पर करवाया जाएगा। तो पाठ के अब क्या अभ्यास में होगा ये भी तो जानना पड़ेगा। तो इसके लिए जो वीडियो आएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ अभ्यास का वीडियो होगा, जहाँ जाकर आपका लिहाजा की ओर पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ आप पूरा पाठ अभी तो पाठ का समझना हो गया। समझने के बाद आप पाठ को देखिए 1 से 2 बार और वीडियो देख लीजिए, और फिर जब अभ्यास आएंगे तो आपसे फटाफट वो बनने वाले हैं।
तो जब इतना आपने पढ़ लिया है तो अगले वीडियो के इंतजार में रहिए कि इसका आप अभ्यास भी कीजिए और तैयारी भी साथ साथ करते रहिएगा। चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, अगले वीडियो का इंतजार भी अपना बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।